आइए दोस्तों, तो आपने अपना सेक्शन 2 जो है वो पूरी तरीके से कवर अप कर लिया, ख़त्म कर लिया है। और अब हम देखेंगे उसके ऊपर उन जो भी चर्चाएं हमने पीछे की हैं उन सभी के बेस पे आपके मॉड्यूल में किस तरीके से सवाल दिए गए हैं। बेसिकली ये कुछ इलस्ट्रेटिव क्वेश्चंस हैं, बट आप देखेंगे आपके एग्जाम में ना इसी पैटर्न पे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये आपको एक इंडिकेशन है कि आपको किस तरीके से अपने जो क्लॉजेस आपने पढ़े हैं उसकी तैयारी करनी है। और जो जो चीज़ों पे आपको हाईलाइट करवाया गया था कि दीज आर दी इंपॉर्टेंट क्लॉजेज, आप देखेंगे कि उन्हीं के ऊपर यहाँ पे भी क्वेश्चन है और उन्हीं के ऊपर आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो द पॉइंट इज कि अगर आपको क्लॉज की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर है, अगर क्लॉज की एक्सप्लेनेशन आपने प्रॉपरली समझ ली है, अगर क्लॉज के जो लिमिट्स वगैरह दिए हुए हैं वो आपके दिमाग में आ चुके हैं, तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चाहे वो आपके मॉड्यूल के क्वेश्चंस हो, चाहे वो आपके एग्जाम के क्वेश्चंस हो, ऑल आर सेम। कोई आपको दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे आपके पास 4 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं और उसके बाद 2 आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं। तो हम इन 6 के 6 सवालों को यहाँ पे पहले समझेंगे और फिर इसके आंसर को अटेम्प्ट करने का कोशिश करेंगे। मैं थोड़ा सा स्लो रहूंगा आंसर में, कोशिश करूंगा कि पहले आप इसका जवाब दें, बट इन केस आप अपने दिमाग में अपने जवाब को फ्रेम नहीं कर पाए तो उस केस में आप मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनना। आई होप आपको वो बहुत आसान लगेगा। और अगर जिन्होंने भी क्लासेस शुरू से लेकर देखी है, यहाँ तक पहुंचे हैं, तो उनको किसी भी सवाल में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। चलिए जी, तो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ग्रीन लिमिटेड is incorporated on 3rd January 2023 as per the Companies Act 2023. What will be the financial year for the company? अब इस कंपनी के लिए फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? अगर कोई कंपनी 3 जनवरी 2023 को इनकॉर्पोरेट हुई है तो आपने एक फाइनेंशियल ईयर का आपने क्लॉज पढ़ा था। उस फाइनेंशियल ईयर के क्लॉज में आपको बताया गया था कि अगर कोई कंपनी जो इनकॉर्पोरेट होती है ड्यूरिंग द लास्ट 3 मंथ्स ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर, तो बेसिकली उसका फाइनेंशियल ईयर जो एंड होता है वो अगले साल में चला जाता है। मतलब कि उसका जो बुक्स बनता है वो 15 महीने के लिए बनता है। मतलब कि आपका मान लीजिए एक फाइनेंशियल ईयर है जो कि अप्रैल से शुरू होगा और मार्च में खत्म होगा। लेट से मैं ले लेता हूं अप्रैल 24 से मार्च 25, ठीक है। अब अगर किसी ने यहां पे इनकॉर्पोरेट किया, मतलब कि अगर दिसंबर 24 तक अगर किसी ने कंपनी इनकॉर्पोरेट किया है तो उसका जो ईयर एंडिंग होगा वो तो मार्च 25 होगा। बट अगर किसी ने अपना इनकॉर्पोरेशन किया है इस पीरियड में, तो उसके लिए मार्च 25 ना होकर उसका जो फाइनेंशियल ईयर एंड होगा वो कब हो जाएगा? वो हो जाएगा मार्च 26 में, ठीक है। ये ऐसा प्रोविजन सिर्फ पहले साल में होता है। पहले साल में क्यों? क्योंकि ये बेचारा 3 महीने के क्या खाते बनाएगा। तो आपका कंपनीज एक्ट कहता है भाई तुम ऐसा करना कि अगर तुमने 1 जनवरी को इनकॉर्पोरेट किया है तो तुम पहले साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाओगे वो कितने के लिए बनाओगे? वो बनाओगे 15 महीनों के लिए। मतलब कि 15 मंथ्स के लिए मैक्सिमम कंपनीज एक्ट अलाउ करता है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर वो 3 महीने में बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगा, अपने फाइनेंशियल ईयर को क्लोज करेगा, तो अननेसेसरी इस 3 महीने के लिए उसको बहुत सारे यहाँ पे कंपनीज एक्ट के फॉर्मेलिटीज से गुजरना पड़ेगा। अपने बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनलाइज कराने पड़ेंगे, ऑडिट कराना पड़ेगा, ब्ला ब्ला, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी जो कि एक्ट कहता है आपको करने के लिए। तो क्योंकि वो नया नया आया है, नई नई बेचारे ने कंपनी खोली है, तो क्यों उसको दुख दर्द देना। इसलिए इस पीरियड को यहाँ पे छोड़ते उसको कहा गया कि भैया तुम्हारा पहला साल एंड कहाँ माना जाएगा? मार्च 26 में, ना कि मार्च 25 में, ठीक है। तो सेम फैशन पे यहाँ 3 जनवरी 2023 को अगर किसी ने कंपनी इनकॉर्पोरेट किया है तो मार्च 23 ना होके जो उसका ईयर एंड होगा वो कब होगा? मार्च 24 में। तो मार्च 23 करने की आप गलती ना करें। दिसंबर में तो आपका होता ही नहीं, सितंबर में आपका होता ही नहीं, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपका फाइनेंशियल ईयर जो है वो कौन सा माना जाएगा? तो फाइनेंशियल ईयर आपका 31 मार्च 24 का माना जाएगा। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। आई होप बहुत ही सिंपल था, आपको इजिली अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? रोमा लिमिटेड, इसको मैं ब्लैक पे ले आऊं तो आई गेस अच्छा रहेगा। या Roma Limited, along with her 6 friends, has incorporated Roma Trading Limited in May 2023। मई में इन्होंने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट किया है जिसका नाम क्या है? रोमा ट्रेडिंग लिमिटेड। आपको इस नाम से पता लग रहा होगा दिस इज नॉट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दिस इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है। दैट्स फाइन, एक ऐसी इंटरप्रिटेशन। आगे बढ़ते हैं। द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 2 CR। फर्दर इन अप्रैल 2024 द she noticed that in the last financial year the turnover of the company was well below 40 करोड़। मतलब कि भाई साहब कह रहे हैं कि हमारा पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ है, मतलब 4 करोड़ से कम है। और ये कह रहे हैं कि इन्होंने ये भी नोटिस किया कि पिछले साल में जो इनका टर्नओवर था वो 40 करोड़ से कम था। एडवाइस वेदर द कंपनी कैन बी ट्रीट एज ए स्मॉल कंपनी। आपसे कह रहा है कि आप एडवाइस करो क्या इस कंपनी को स्मॉल कंपनी ट्रीट किया जा सकता है। और आपके पास है 4 ऑप्शन।
आइए जी ऑप्शन को समझेंगे। पहले अगर मैं यहाँ तक में आपसे पूछना चाहूँ आंसर, तो आप एक अपना आंसर मुझे मार्क करके रख दें अपने दिमाग में। मुझे बेशक ना बताएं, आप चाहें तो कमेंट में लिख दें कि आपका आंसर इसके बेसिस पे क्या है। हम आगे पढ़ते ही नहीं है, इतना ही सवाल अगर होता तो आपका आंसर क्या होता, क्या ये रोमा ट्रेडिंग लिमिटेड जो है वो स्मॉल कंपनी बन सकती है या नहीं बन सकती। ठीक है, थ्रेशोल्ड आपका ड्यूली यहाँ पे मेट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। रोमा ट्रेडिंग लिमिटेड इज डेफिनेटली ए स्मॉल कंपनी सिंस इट्स पेड अप capital is much below 4 CR and also its turnover has not exceeded the threshold of 40 CR। ठीक है, कह रहा है भाई ये तो होना ही चाहिए, दोनों लिमिट है फुलफिल हो रही है, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, द concept of small company is applicable only in case of private limited company OPC and therefore despite meeting the criteria of small company it is being a public limited company and it cannot enjoy benefits of small company। कह रहा है कि भाई साहब ये बेनिफिट तो किसके लिए, सिर्फ प्राइवेट और ओपीसी के लिए है। यहाँ पे क्राइटेरिया बेशक मीट कर रहे हो बट आप पब्लिक कंपनी हो, इसलिए आपके ऊपर ये जो बेनिफिट है वो आप अवेल नहीं कर पाओगे। ओके सर, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, बात तो ये भी ठीक कह रहा है। आगे बढ़ते हैं। Unlike a private limited company OPC, which automatically becomes a small company as soon as it meets the criteria of a small company। कह रहा है कोई अगर प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी होती है तो वो अपने आप ही स्मॉल कंपनी हो जाती है अगर वो क्राइटेरिया को पूरा कर ले तो। रोमा ट्रेडिंग कंपनी बीइंग अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैज टू मेंटेन द नॉर्म्स एप्लीकेबल टू अ स्मॉल कंपनी कॉन्टिन्यूसली फॉर 2 years so that thereafter it will be treated as small company। कह रहा है कि भैया आप अगर प्राइवेट लिमिटेड या ओपीसी होते तब तो आप पे एप्लीकेबल है, ऑटोमेटिकली हो जाता, बट क्योंकि आप एक पब्लिक कंपनी हो तो आपको इस नॉर्म्स को, ये जो दोनों लिमिट्स हैं, इसको आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा 2 सालों तक, और अगर आप कर पाए तो आप पब्लिक स्मॉल कंपनी बन जाओगे। क्या ऐसा कुछ आपने कंडीशन पढ़ा है क्या? ऐसा तो कोई कंडीशन हमने पढ़ा ही नहीं है, क्लॉज में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। तो ऐसी ज्ञान की बातें हो गई और इतनी श्योरिटी से लिखा है कि आपको लगेगा कि कितनी अच्छी और लॉजिकल बात कह रहा है, बट ऐसा कहीं क्लॉज एग्जिस्ट करता ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इफ ऑल दी शेयर होल्डर्स ऑफ रोमा ट्रेडिंग कंपनी गिव्स एन अंडरटेकिंग टू द आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, आरओसी का मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, मतलब वो गवर्नमेंट की अथॉरिटी जो आपकी कंपनी की सारी फंक्शनैलिटीज को, सारी चीज़ों को मैनेज करती है। स्टेटिंग दैट दे विल नॉट लेट द पेड अप शेयर कैपिटल एंड ऑल्सो द टर्नओवर एक्सीड्स द लिमिट एप्लीकेबल टू अ स्मॉल कंपनी इन द नेक्स्ट 2 years देन इट कैन बी ट्रीटेड एज स्मॉल कंपनी। कह रहा है कि भाई साहब जो इसके शेयर होल्डर है ना, वो लिख के देके आ जाएं, अंडरटेकिंग दे दें एक आरओसी को कि भाई साहब हम इस लिमिट का पूरे तरीके से पालन करेंगे, हम कोई भी उल्लंघन इसका नहीं करेंगे, तो हम इसको स्मॉल कंपनी बना देंगे। क्या मजाक चल रहा है क्या? है कुछ भी आप कह के दे दोगे और आरओसी मान जाएगा और उस हिसाब से काम हो जाएगा। एक्ट है, लॉ है, कानून है, ऐसा थोड़ी है मजाक चल रहा है। तो ये बिल्कुल गलत हो गया, ऐसा कंडीशन कहीं लिखा ही नहीं है। अब बात आती है इन दोनों की, क्लॉज तो पूरा हो रहा है बट क्योंकि ये एक पब्लिक कंपनी है इसलिए ये चीज़ भी आपकी नहीं लग पाएगी, आप इसको स्मॉल कंपनी का बेनिफिट नहीं दे पाओगे। आई होप आपने सिर्फ इतना पढ़ के भी यही डिसाइड किया होगा, इन ऑप्शंस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं, बट जब हम ऐसे ऑप्शंस को स्टडी करते हैं, रीड करते हैं, तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग और डेवलप होती है कि किस किस टाइप की पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है, और उन पॉसिबिलिटीज़ में आपको ध्यान रखना होता है कि भाई कौन कौन सी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और कौन सी चीज़ें जो बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करती, और फिर उनमें से चुनना होता है कि आपका एक्चुअल में आंसर कौन सा है। चलिए जी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अभिलाषा एंड अमृता हैव इनकॉर्पोरेटेड आर नॉट फॉर प्रॉफिट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी इन्होंने खोला है, विच इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8। ऑब्वियसली नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी जो होती है वो सेक्शन 8 कंपनी कहलाती है, उसको उस सेक्शन के अंदर रजिस्टर करना पड़ता है। आप आने वाले चैप्टर्स के अंदर इसके बारे में जानेंगे और डिटेल में। फिलहाल आप समझिए कि सेक्शन 8 एक सेक्शन है जो कि कहता है कि अगर कोई भी कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पज के लिए इनकॉर्पोरेट हो रही है तो वो इस सेक्शन में जाके इनकॉर्पोरेट होगी। वन ऑफ देयर फ्रेंड्स हैज इन्फॉर्म देम that their company can be categorized as a small company because as per the last profit and loss account for the year ending 31 मार्च 2024 its turnover was less than 40 करोड़ and paid up share capital जो है वो less than 4 करोड़ है। कह रहा है किसी समझदार इंसान ने इनको कह दिया कि आपकी कंपनी जो है वो स्मॉल कंपनी के दायरे में आ सकती है, क्यों? क्योंकि आप इसकी क्राइटेरिया को पूरा करते हो। आपको एडवाइस करना है जी, आपके दिमाग में इसका आंसर यहाँ पे आ चुका होना चाहिए कि प्रोविजो जो है वो किन किन लोगों को बाहर कर देता था। होल्डिंग को बाहर कर देता था, सब्सिडरी को बाहर कर देता था, सेक्शन 8 कंपनी को बाहर कर देता था, और कोई भी कंपनी या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो गवर्न होती है किसी स्पेशल एक्ट से उसको भी वो बाहर कर देता था। ठीक है, तो ऊपर अगर आपको मैं रिवाइज के तौर पे बताऊं तो वो एक पब्लिक कंपनी को बाहर करता था, उसके बाद वो होल्डिंग को बाहर करता है, सब्सिडरी को बाहर करता है, सेक्शन 8 को बाहर कर देता है, उसके बाद कोई भी स्पेशल एक्ट में अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो उसको बाहर कर देता है। मतलब ये सारे लोग तो किसी भी सूरत में पब्लिक कंपनी के क्राइटेरिया को पूरा कर भी ले तो भी स्मॉल कंपनी की क्राइटेरिया को पूरा कर भी ले तो भी वो स्मॉल कंपनी नहीं बन सकते।
तो ये नहीं बन सकता है, बट फिलहाल इसके ऑप्शन में से हमें चुनना है कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बिल्कुल सही बैठता है। A Section 8 company which meets the criteria of turnover and paid up share capital in the last financial year can avail the status of small company only if it acquires at least 5% stake in another small company within the immediate following financial year। कह रहा है कि भैया दूसरी कंपनी का 5% स्टेक ले लो तो आपकी कंपनी भी स्मॉल कंपनी हो जाएगी। बिल्कुल बकवास बात है, ऐसा कोई जिक्र ही हमारे क्लॉज में नहीं था। If the acquisition of a minimum 5% stake in another small company materialize in the second financial year and not in the immediate following financial year after meeting the criteria turnover and paid up share capital, then with the written permission of concerned ROC, कह रहा है रिटर्न में परमिशन ले लें, it can acquire the status of small company। बिल्कुल बकवास की बात है, ऐसा कोई जिक्र भी आपके क्लॉज के अंदर नहीं था। आगे, the status of small company can not be bestowed upon a not for profit company which is registered under section 8 of the Companies Act। बात तो सही कह रहा है कि भैया स्टेटस जो है स्मॉल कंपनी का वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को नहीं मिल सकता जो कि सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर हुई हो। बिल्कुल सही। आगे, अ सेक्शन 8 कंपनी इफ इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड नॉट एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कह रहा है सेक्शन 8 को अगर आपने प्राइवेट लिमिटेड में इनकॉर्पोरेट कराया, पब्लिक में नहीं कराया, कैन अवेल द स्टेटस ऑफ ए स्मॉल कंपनी विद द परमिशन ऑफ कंसर्न आरओसी आफ्टर इट मीट्स द क्राइटेरिया ऑफ टर्नओवर एंड पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, सेक्शन 8 है, प्राइवेट लिमिटेड है और क्राइटेरिया को मीट करता है तो आप उसको स्मॉल कंपनी बना दोगे। बिल्कुल नहीं, स्मॉल कंपनी के प्रोविजन से अलग से दूर से चीख चीख के इसको बाहर कर दिया गया था लात मार के कि तुम तो आ ही नहीं सकते, प्राइवेट हो पब्लिक हो डजंट मैटर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। कह रहा है एसोसिएट कंपनी का मतलब क्या होता है कि अगर किसी और कंपनी के रिलेशन में इसको देखें तो कोई भी कंपनी जिसके अंदर किसी का एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है उसको हम एसोसिएट कंपनी कहते हैं, बट विच इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी, और वो सब्सिडरी कंपनी नहीं होनी चाहिए ऑफ द कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस एंड इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर। हियर द वर्ड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मीन्स, मतलब कह रहा है कि बेसिकली उसने एसोसिएट कंपनी की आपको यहाँ पे डेफिनेशन बता दी कि एसोसिएट कंपनी जो क्या होती है। एसोसिएट कंपनी आपने पढ़ा था अपने सेक्शन 2 के क्लॉज 6 के अंदर। उसके अंदर जब इसका अपने डेफिनेशन देखा था तो उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन भी थी जिसमें कहा गया था कि इस डेफिनेशन में जो ये वर्ड आ रहा है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, इसका एक्चुअल मतलब क्या है। वही आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आप कैसे जांचोगे, कैसे पता लगेगा कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। तो उसने बेसिकली क्या बोला कि एक कंपनी दूसरी कंपनी की एसोसिएट कंपनी हो सकती है कब, जब इसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो इसके पास, वाई का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो इसके पास, और ये एक सब्सिडरी कंपनी नहीं होनी चाहिए पर ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी हो सकती है। सिंपल, ये डेफिनेशन है आपकी। नाउ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की मीनिंग को यहां पे पूछा जा रहा है, क्या क्या ऑप्शन है। कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 10% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, मतलब कि इस कंपनी में अगर इस कंपनी की वोटिंग पावर में अगर 10% का वोटिंग पावर एक्स के पास है तो ये एक एसोसिएट कंपनी बन जाएगी। 15% का है तो वह बन जाएगी, 20% का है तो बन जाएगी, 25% का है तो बन जाएगी। तो आपको बताना है परसेंटेज। तो यहाँ पे देखो कोई लॉजिक नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। द पॉइंट इज कि अगर आपने क्लॉज 6 को पढ़ा हुआ है, अगर आपको पता है कि वहाँ पे क्या परसेंटेज मेंशन किया हुआ है तो आप आंसर इसका दे पाएंगे, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे। तो इसके अंदर ऐसा कोई लॉजिकल इंटरप्रिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग की कोई बात ही नहीं है। इट्स जस्ट अ फिगर, जस्ट अ परसेंटेज जो कि आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में इसको यूज़ करना है। तो योर आंसर विल बी 20%। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ ये 10, 15 और 25 की कोई जिक्र नहीं थी। वहाँ पे कहा गया था कि 20% का अगर आपके पास कंट्रोल है टोटल वोटिंग पावर के तहत तो आप एक एसोसिएट कंपनी कहलाते हो एज पर क्लॉज नंबर 6। ठीक है सर, दिस इज ऑल अबाउट दी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नाउ दो छोटे छोटे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, इसी में कवर कर लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, MNP प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 विद अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 2 करोड़ एंड टर्नओवर 60 करोड़। 2 करोड़ का पेड अप शेयर कैपिटल है, टर्नओवर है 60 करोड़ रुपए का। ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड हुई है। ठीक है सर, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्मॉल कंपनी एंड एग्जामाइन द फॉलोइंग अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। पहले तो आपको कहा गया है कि भाई साहब एक्सप्लेन करो, क्या एक्सप्लेन करो, स्मॉल कंपनी की मीनिंग क्या होती है। तो दिस इज योर पार्ट नंबर 1। फिर कह रहा है एग्जामाइन करो द फॉलोइंग इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। क्या, वेदर द MNP प्राइवेट लिमिटेड कैन अवेल द स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी, मतलब कि पहले आपको स्मॉल कंपनी को डिफाइन करना है, दूसरे नंबर पे आपको बताना है कि क्या वो
स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में आ सकता है। और तीसरे नंबर पे आपको बताना है व्हाट विल बी योर आंसर इफ द टर्नओवर ऑफ अ कंपनी इज 30 करोड़। ठीक है, तो पहले तो आप स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। स्मॉल कंपनी का आपको यहाँ पे सेक्शन कोड करना पड़ेगा, सेक्शन के साथ साथ आपको उसका क्लॉज कोड करना पड़ेगा। क्लॉज जब कोड करेंगे उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि भाई पब्लिक कंपनी जो है वो इसमें नहीं आती है। उसका आपको सब क्लॉज 1 बताना पड़ेगा जो पेड अप शेयर कैपिटल आपकी बात करता है, जिसमें कहता है 50 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा प्रिस्क्राइब हो सकता है। प्रिस्क्राइब किया गया कितना 4 करोड़ रुपए, पर वो 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता। फिर आपको दूसरा यहाँ पे सब क्लॉज बताना पड़ेगा जहाँ पे आप बोलोगे कि जो प्रिस्क्राइब किया गया था वो 2 करोड़ किया गया था, बट सॉरी जो आपके एक्ट में लिखा था 2 करोड़ लिखा था, बट विच कैन बी अप टू प्रिस्क्राइब्ड बट कैन नॉट बी अप टू बियॉन्ड, कैन नॉट बी बियॉन्ड कितना 100 करोड़। तो प्रिस्क्राइब कितना किया गया यहाँ पर 40 करोड़। तो यहाँ पे आपको 4 करोड़ प्रिस्क्राइब किया गया पेड अप शेयर कैपिटल में, और टर्नओवर में कितना दिया गया आपको 40 करोड़ रुपया। इस तरीके से आप पूरी डेफिनेशन जो है उसको आप यहाँ पे डिफाइन कर दोगे, आप इसकी मीनिंग को बता दोगे। सर क्या जो क्लॉज में बिल्कुल लैंग्वेज लिखी है हमने बिल्कुल वो लैंग्वेज का रट्टा मार लेना है और उसको उतार के आना है? बिल्कुल भी नहीं। जो आपको क्लॉज में लिखा गया है आप उसके एसेंशियल वर्डिंग्स को चुनेंगे और उसके बेसिस पर आप अपने लैंग्वेज में भी अगर आप अपने आंसर को फ्रेम करेंगे तो दैट विल वर्क। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपको रट्टा मारना है, आपको एग्जैक्ट कॉपी करना है, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आप एग्जैक्ट कॉपी करेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे और अपने लैंग्वेज में लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो पॉइंट इज कि मैसेज कन्वे होना चाहिए, जो आप कहना चाहते हो वो आप प्रॉपरली कन्वे कर पाओ, वो इंपॉर्टेंट है। जो उसके की वर्डिंग्स हैं, की फिगर्स हैं, की लिमिट्स हैं, वो चीज़ आपको प्योरली तरीके से वहाँ पे मेंशन करनी है, दैट्स इट। ठीक है, तो दिस इज योर पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2, क्या एमएनपी स्मॉल बन सकती है? देखो जी 2 करोड़ है विद इन लिमिट है, बट 60 करोड़ है बियॉन्ड लिमिट हो गया। लिमिट आपकी 40 करोड़ ही थी, तो स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। और अगर टर्नओवर 30 करोड़ जाएगा तो बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। 2 करोड़ तो वैसे ही लिमिट में था, ये आपका 40 करोड़ से नीचे आ गया तो आपका ये उस केस में बन जाएगा। तो सिंपल है, कुछ खास नहीं था। अगला सवाल आता है, फ्लोरा फौना लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक कंपनी, देयर आर 230 मेंबर्स इन अ कंपनी एज नोटेड बिलो। क्या कह रहा है कि भाई ये एक पब्लिक कंपनी है जिसके अंदर कितने मेंबर्स हैं? 230 मेंबर्स हैं। ठीक है सर, 230 मेंबर्स हैं। अब आपसे आगे क्या पूछ रहा है? आपसे आगे कह रहा है ये कि इसका ब्रेकअप दे दिया गया। डायरेक्टर्स और उनके रिलेटिव्स कितने हैं? 50 मेंबर्स। एम्प्लॉयज कितने हैं? 15। एक्स एम्प्लॉयज शेयर्स वर अलॉटेड व्हेन दे वर एम्प्लॉयज, मतलब जब वो एम्प्लॉय थे तब उनको शेयर्स दिए गए थे, आज के टाइम पे वो एम्प्लॉय नहीं है। कितने ऐसे लोग? 10। 5 कपल्स हैं होल्डिंग शेयर्स जॉइंटली इन द नेम ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। 5 into 2, इनके पास भी कितने हो गए? 10 मेंबर्स के शेयर्स हो गए। नाउ अदर्स में कितने आ गए आपके? 145 आ गए। इस तरीके से ब्रेकअप है 230 का। आपसे क्या पूछ रहा है? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी प्रपोजेज टू कन्वर्ट इट इनटू अ प्राइवेट कंपनी। कह रहा है इस पब्लिक कंपनी को ना हम प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हैं। ऑल्सो एडवाइज वेदर द रिडक्शन इन नंबर ऑफ मेंबर इज नेसेसरी। पहला तो आपको ये बताना है कि क्या इस पब्लिक को ये प्राइवेट बना सकता है, और अगर बना सकता है तो क्या उसके लिए किसी रिडक्शन की जरूरत पड़ेगी? क्या आपको अपने मेंबर्स को रिड्यूस करना पड़ेगा? आपको वो भी बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसके लिए रेफर क्या करोगे? आप अपने रेफर करोगे प्राइवेट कंपनी के क्लॉज को। प्राइवेट कंपनी आपका डिफाइन किया गया किसके अंदर? सेक्शन 2 के क्लॉज 68 के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर प्राइवेट कंपनी को जो डिफाइन किया गया तो उसके अंदर आपको एक लिमिट बता दी गई कि प्राइवेट कंपनी के अंदर जो मैक्सिमम लोग हो सकते हैं ना, मैक्सिमम जो मेंबर हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं? 200 से ज़्यादा नहीं हो सकते। बट इसी क्लॉज के एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको बताया गया था कि ये 200 लोगों को काउंट कैसे करना है। तो उसमें कहा गया था क्या कि अगर किसी एम्प्लॉय के पास कोई भी शेयर होल्डिंग है, अगर कोई एम्प्लॉय हमारा मेंबर है तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। अगर कोई एक्स एम्प्लॉय हमारा शेयर होल्डर है, कोई अगर एक्स एम्प्लॉय भी हमारा मेंबर है तो उस मेंबर को भी हम काउंट यहाँ पे नहीं करेंगे। और तीसरा कंडीशन क्या बताया था कि अगर कपल्स के रूप में हमारे मेंबर्स हैं तो उस केस में हम हर एक कपल को एक व्यक्ति मानेंगे, ना कि 2। मतलब कि हस्बैंड एक, वाइफ एक, ऐसे करके हम 2 नहीं मानेंगे। इसको हम 1 + 1 = 1 ही बोलेंगे। ठीक है, 2 बदन 1 जाए, बेसिकली 2 व्यक्ति हैं बट ये एक ही व्यक्ति के रूप में काउंट किया जाएगा आपके कंपनीज एक्ट के अंदर। ठीक है, तो जब इस अकॉर्डिंग आप काउंट करोगे तो आपके कितने मेंबर्स होते हैं इस 200 की जो लिमिट है इसको चेक करने के लिए। तो आप बोलोगे 50 तो रहेगा ही रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, और यहाँ पे 5 into 2 नहीं होगा, यहाँ पे 5 ही रहेगा। और अदर्स के कुछ पता ही नहीं आपको, तो अदर्स तो आपको 145 ही रखने पड़ेंगे। इसको जब टोटल करोगे तो ये आपका हो जाएगा एग्जैक्ट 200।
तो 200 के लिमिट के अंदर ये आ रहा है, उस लिमिट को ये ब्रीच नहीं कर रहा एज पर क्लॉज 68 ऑफ सेक्शन नंबर 2। तो इसके बेसिस पे आप कह सकते हो कि क्या इस पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी बनाया जा सकता है, बिल्कुल इसमें कन्वर्जन किया जा सकता है, मेंबर के रूप में इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और क्या इसके लिए किसी भी टाइप के आपको मेंबर्स के नंबर में रिडक्शन करने की आवश्यकता है, तो बिल्कुल भी नहीं, आपको कोई भी रिडक्शन की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने मेंबर्स आपको प्राइवेट कंपनी में चाहिए होते हैं उतने ही हैं, उससे ज़्यादा नहीं है, तो रिडक्शन की कोई आवश्यकता आपको यहाँ पे नहीं रह जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके आंसर्स ऑल तो मेंशन्ड है, आप इसको आराम से गो थ्रू कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। मोरलेस आपको मैंने आइडिया दे दिया है कि किस तरीके से सवाल होते हैं और किस तरीके से आपको उसको अटेम्प्ट करना होता है। दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 1। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है, आपको कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बट स्टिल अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लग रही है या कोई भी चीज़ ऐसी है जो इंटरप्रिटेशन में डाउट आ रहा है, दिक्कत आ रही है, या लग रहा है कि इसको और अच्छे तरीके से समझा जा सकता है, या किसी भी तरीके का कोई सजेशन आपके दिमाग में आता है, तो प्लीज़ 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 उसको शेयर करें, मुझ तक पहुँचाएं, कमेंट के जरिए पहुंचाएं, आप अलग से मेल करें, इंस्टा पे रिप्लाई करें, कहीं भी आके कनेक्ट हो। और बताना ज़रूरी है ताकि आप आगे वाले वीडियोस में आने वाले पढ़ाई के अंदर, आने वाले लेक्चर्स के अंदर उन चीज़ों को आप इनकॉर्पोरेट होते हुए पाओगे, जो कि आपके लिए भी अच्छा रहेगा और आपके साथियों के लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में जिसमें हम बात करेंगे अगले चैप्टर की। दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 1। आई होप आपको मजा आया है और आपको चीज़ अच्छे से समझ में आई है। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपको समझ में आ रहा है कि पढ़ाने का तरीका सही है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, तो और नो डाउट ये जो लेक्चर्स हैं ये आपको ईजिली फ्रीली अवेल कराए जा रहे हैं ओनली ऑन यूट्यूब, तो इसको आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको शेयर करें अपने साथियों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, इसका बेनिफिट ले सकें, और हमें भी एक सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड होगी कि हाँ, लोग इससे जुड़ रहे हैं, लोग इसको समझ रहे हैं, इसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, विच इज़ द एटमोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस।